हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के देखिए इस वीडियो में हम 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे बिकॉज कल आपकी जो वीडियो है वो नहीं आ पाई थी। आज के इस वीडियो में हम 3 और 4 ऑफ नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। आप लोग सभी ज्वाइन ज़रूर करें टेलीग्राम को, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को क्विज वगैरह भी दी जाती हैं। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो आपकी ज्योग्राफी की और पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं उसको भी आप कंटिन्यू ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दिए जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिचा मैम आपको कवर कराती हैं। आज दिवाली है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और जो भी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो सभी सॉर्ट आउट हो जाए और जो भी आप लोगों ने अपने लाइफ में सपने देखे हैं गॉडेस लक्ष्मी उन सभी ड्रीम्स को फुलफिल जल्दी ही कर दें। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, योर इनर स्ट्रेंथ इज़ योर आउटर फाउंडेशन। देखिए कहते हैं ना कि खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है, वहीं आपकी एक तरीके की नींव रहती है। जब आपको खुद पर विश्वास होगा तभी आप किसी काम को और बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे और आपको खुद लगेगा कि नहीं आप ये काम को बखूबी कर सकते हैं। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, अपनी जो शक्ति, अपनी जो इनर पावर है उसको हमेशा बरकरार रखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए डे कवर करते हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे जो सेलिब्रेट किया गया था 2 ऑफ नवंबर को। नेशनल आयुर्वेदा डे जो मनाया जाता है 2 नवंबर को, ये सेलिब्रेट होता है धन्वंतरी जयंती के अवसर पर। इसमें देखो आयुर्वेदा के जो हेल्थ बेनिफिट हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाता है और आयुर्वेदा की लाइफस्टाइल कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में आयुर्वेदा को जरूर अपनाना चाहिए और उसको प्रमोट करने के लिए दिन मनाते हैं। जो लॉर्ड धन्वंतरी है उनका विश्वास था, मतलब इज बिलीव्ड टू बी द गॉड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। एक तरीके से उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन का भगवान माना जाता है, बिलीव किया जाता है और उन्हीं की जो जयंती है उस पर सेलिब्रेट होता है नेशनल आयुर्वेदा डे। इस बार की जो इसकी थीम रही थी वो थी आयुर्वेदा फॉर पोषण। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन पहले से। कौन सी कंपनी है जिसने अपने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को बंद कर दिया है? तो ये कंपनी कौन सी है? ये है फेसबुक। तो फेसबुक के द्वारा देखो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को शुरू किया था। जैसे कोई फोटो आती थी उसमें एकदम तुरंत क्या हो जाता था, एनालिसिस हो जाता था, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता था कि यूज़र का नाम क्या है अगर आप उनकी कोई भी फ़ोटो या वीडियो देखते थे। ठीक है, तो इसी को ही बंद कर रहा है कौन? फेसबुक। तो ये जो सिस्टम है ना, क्यों ऐसा इसको बंद कर रहे हैं? क्योंकि ये एक तरीके से जो आप कह लो कि इतने ज़्यादा सोशल कंसर्न बढ़ रही हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी तो देखिए यूज़ हो ही रही है, बट इसके बाद क्या होता है कि कोई भी फ़ोटो आ जाती थी तुरंत नाम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता था। तो एक तरीके से बहुत बड़ा कंसर्न था जिसको लेकर यहाँ पर एक घोषणा करी गई है कि इसको बंद किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है फेसबुक इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, बताना है कौन सी कंपनी के साथ ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है, किस चीज़ के लिए? टू हेल्प एम्पावर लोकल बिजनेस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो जो लोकल बिजनेस हैं, जो वहाँ के स्थानीय व्यवसाय है और जो स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक समझौता किया है। किसके साथ? तो आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट के साथ। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि देखिए फ्लिपकार्ट के साथ कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये एमओयू साइन अप किया गया। थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आपको लगेगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि ठीक तरीके से आपको समझा सकूँ। यहाँ पे देखो ये जो एमओयू है ये हेल्प करेगा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको ऊपर उठाने में, उनकी मदद करने के लिए। स्पेशली वो बिजनेसेस जो कि जो महिलाएं हैं उनके द्वारा वो जो चलाए जा रही हैं, उनके नेतृत्व में कंपनी चलाई जा रही है, उनको मदद करने के उद्देश्य से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने फेसबुक के साथ एमओयू साइन किया। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ गया है कि जो मिनिस्ट्री है जिससे हमने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री किसके पास है? आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन देखिए तीसरा हमारे पास क्या है। कौन से मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत CAFP हेल्थ केयर स्कीम को लॉन्च किया है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या बोला गया है?
देखो ये जो स्कीम है वो दिसंबर एंड में शुरू हो जाएगी और लगभग 35 लाख जो लोग हैं या आप कह लो कि CAPF के जो कर्मी हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। एज अ पार्ट ऑफ पैन इंडिया रोल आउट ऑफ दिस स्कीम, हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सभी बेनिफिशरीज को, जिसमें इंक्लूड होंगे जो कि सर्विंग फोर्स पर्सनल है, उनकी फैमिली मेम्बर्स। तो ये सारे कार्ड उनको दिए जाएंगे और इन कार्ड में उनको मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये ध्यान रखिएगा, इसे बोला गया है आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर स्कीम, जो कि अमित शाह ने लॉन्च करी है। इस स्कीम की बात करते हैं थोड़ी सी आयुष्मान CAPF की। तो ये एक हेल्थ केयर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक जॉइंट इनिशिएटिव था जिन्होंने इसे शुरू किया। इसका उद्देश्य ये था, देखो, कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती हैं, जो आपका पेपरलेस होता है या उसमें आपको कैश वगैरह देना पड़ता है, तो पूरी तरीके से कैशलेस बनाना, उसको पेपरलेस बनाना। ठीक है, तो उस के लिए यहाँ पर उस उद्देश्य को लेकर इस स्कीम को शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, G20 समिट, G20 जो समिट हुआ है उसमें इनमें से कौन सी मतलब कौन सी संस्था बोल लीजिए, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि जिसने सपोर्ट किया है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन लॉन्च्ड, मतलब किसके साथ मिलकर, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर लॉन्च किया है इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। तो यूरोपीय संघ के समर्थन से, उनके सपोर्ट से इस वेधशाला का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस ऑब्जर्वेटरी को स्टार्ट किया। ये जो ऑब्जर्वेटरी क्या काम करेगी? ये काम करेगी रिपोर्ट देने का, किस चीज़ को? मीथेन एमिशन को लेके। जैसे आप कह लीजिए कि अलग अलग स्तर पर यहाँ पे पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से मीथेन का एमिशन हो रहा है, कितना एमिशन हो रहा है, चाहे वो मानव जनित मीथेन उत्सर्जन हो रहा हो या फिर आप कह लो कि किसी और उद्देश्य के चक्कर में हो रहा हो। मतलब एक तरीके से इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाएगी। देखो मीथेन की बात करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होती है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग की। जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग या कह लो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से एक और नुकसान होता है, किसको? ओजोन लेयर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मीथेन कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं साइंस रिगार्डिंग। ठीक है, आगे देखो, बात आती है यहाँ पे UNEP की। तो 1972 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। इस टाइम पे इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक संकल्प लिया है, टू कट इंडियाज नेट कार्बन एमिशन टू 0 बाय विच ईयर। मतलब भारत क्या करेगा? जो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन है उसको शून्य करेगा, उसका एक संकल्प लिया है। और ये संकल्प कौन से वर्ष तक का लिया गया है? 2070। सिर्फ भारत ही नहीं, कई सारी कंट्रीज़ के द्वारा ऐसा संकल्प लिया गया, ऐसा डिसीज़न लिया गया है। तो अभी उस पर बात करेंगे आगे। देखो इंडिया जो है ना, अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में, तो इंडिया तीसरी लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्री है, जहाँ पे इतने बड़े अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है। तो क्लाइमेट को लेकर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन्फॉर्म किया है कि जो नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा 2030 तक। और उस समय सीमा तक क्या होगा? देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे ही सारी अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको 50% तक पूरा किया जाएगा। तो कोशिश ये हो रही है कि जो कार्बन एमिशन जिस चीज़ों से होता है उसकी डिपेंडेंसी को कम करके नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। अब अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ब्रिटेन है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने ये जो नेट ज़ीरो वाला टारगेट है वो रखा है 2050। वहीं बात करते हैं चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया का, तो इन्होंने के द्वारा जो टारगेट रखा गया है वो 2060 का रखा गया। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन कंट्रीज़ का भी ये जो टारगेट ईयर है वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने जो ऑर्गेनाइज करेगा स्टेक होल्डर्स फोरम को?
तो डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ये जो फोरम है ना, देखो ये जो फोरम है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट है और इंडस्ट्री एंड वन हेल्थ आप इसको एक तरीके से ले सकते हो, इसके ऊपर पूरा आधारित है। ये जो हुआ है ये ओकेज़न था इंटरनेशनल वन हेल्थ डे, उसी के ओकेज़न पर इसको कराया गया। यहाँ पर देखो इस फोरम के अंतर्गत क्या बताया गया कि अगर आप वन हेल्थ के जो अप्रोच है उसको इग्नोर करते हो तो आपकी हेल्थ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया इस फोरम के तहत। तो ध्यान रखिएगा जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का, उसके द्वारा ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, द सेंटर हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन हर घर दस्तक। इस कैंपेन को किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान है ये कोविड-19 वैक्सीन के उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया। यहाँ पर देखो इसमें अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सभी राज्यों में डोर टू डोर सर्विस करेंगे, यानी घर घर जाकर ये पूछेंगे लोगों से कि आपके सेकेंड डोज लग गई है या फिर नहीं लगी है, और पहली खुराक जिन्होंने अभी तक पहली डोज नहीं ली होगी उनका यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इन्फॉर्म हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को अभी सेकेंड डोज नहीं हुई है। तो उससे क्या होगा, जल्द ही इंडिया में सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर घर दस्तक कैंपेन को लॉन्च किया गया। क्लियर हो गया। आगे देखो, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021? ये योजना शुरू किसके द्वारा करी है? राजस्थान की सरकार ने करी है। अच्छा, इस योजना में क्या है, इस योजना में देखो मैंडेटरी है, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं यानी जो बेरोजगार युवा हैं उनको यहाँ पर भत्ता देने के लिए 3 महीने तक हर दिन वो 4 घंटे की क्या करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। सो उसमें उनको एक तरीके से अमाउंट पे किया जाएगा उनको, जैसे जितना भी उनका पे स्केल होगा, जितना भी उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाएगा। तो यहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कह लो सपोर्ट मिलेगा। जो मंथली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस होगा वो 4,000 होगा मेंस के लिए और 4,500 होगा वुमेंस के लिए, और जो ट्रांसजेंडर हैं या फिर जो डिफरेंट एबल्ड पीपल हैं। तो इस तरीके से जो मंथली अलाउंस है वो दिया जाएगा और उसमें उनको 3 महीने तक हर दिन सिर्फ 4 घंटे का जो वर्क है वो करना पड़ेगा। ये योजना किसने शुरू करी है? राजस्थान ने। राजस्थान की कुछ अदर स्कीम्स देख लेते हैं, जैसे मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग स्कीम, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा स्कीम, जीवन रक्षक योजना, सीएम कृषक साथी योजना और चिरंजीवी योजना। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है, जिसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी इसको बोलते हैं। तो जयपुर में जो कलर आइडेंटिफाई सिटीज़ है उन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है देखो, किस राज्य ने अपना इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये जो वर्क पोर्टल है ये हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है शुरू करने का? देखो, इस वर्क पोर्टल के थ्रू क्या किया जाएगा, तो राज्य के देखो जो 4 प्राइमरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के जो के साथ काम करने वाले, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के बिजनेस में आसानी हो, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के उद्देश्य से इस पोर्टल को शुरू किया गया है। तो इस पोर्टल के थ्रू स्टार्टअप्स और जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं और इसके सहायता से वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या उनकी एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया है हरियाणा ने। हरियाणा के द्वारा अभी हाल फिलहाल में देखो फ्री एजुकेशन की अनाउंसमेंट करी गई थी उन फैमिली की जिनकी जो इनकम है वो 1 साल की 1.80 लाख पर एनम से भी कम है। इसके अलावा हरियाणा की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू इंक्लूड बाजरा फ्रॉम खरीफ सीजन 2021 किस योजना के तहत? भावंतर भारपी योजना के तहत। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया? तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर है वो हो जाएगा हरियाणा की सरकार ने। ये जो पोर्टल होगा ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम की अरेंजमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट शुरू कर रही हो चाहे वो प्राइवेट एजेंसी शुरू कर रही हो, और ये भी इंश्योर करेगा कि जो सीड है ना उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, तो ताकि फार्मर्स को उससे बेनिफिट मिल सके। तो उसके लिए ही उत्तम बीज पोर्टल को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, राजीव चंद्रशेखर ने इनॉग्रेट किया है उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज। ये वर्चुअल सेरेमनी हुई थी। बताना है कि कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो शहर का नाम जो हो जाएगा वो देहरादून हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने इस सर्विस को ग्रामीण इलाकों में शुरू किया है। इससे देखो क्या होगा, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर इंटरनेट सेवाओं को और भी अच्छे से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, उसमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो इंटरनेट एक्सचेंज है उसको इंस्टॉल किया जाएगा कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मणिपुर की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गो टू विलेज 2.0। ये बताना है कि मणिपुर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन आपको स्टेट से भी पूछ सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो थोबल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोबल डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को शुरू किया है मणिपुर की गवर्नमेंट ने। इसमें देखो क्या होगा, इसमें शासन को दरवाजे तक पहुंचने और राज्य में इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाने की पहल को फिर से शुरू किया जाएगा। तो एक तरीके से क्या होगा देखो कि जो गवर्नमेंट है ना वो जनता की भलाई के लिए चीज़ें करे, तो एक तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया जाएगा। इस चीज़ को दोबारा से शुरू करने में मदद दी जाएगी। तो मणिपुर की सरकार ने इसको शुरू किया। बात करते हैं मणिपुर की। सो कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। फेमस फेस्टिवल देखो है यासोंग और चवांग कुट। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक लेक पर है और इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फोक डांस में यहाँ का कौन सा है? ढोल चोलम। ठीक है, चोलोम। तो ये ध्यान रखेंगे मणिपुर से। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है हमारे पास, कौन से बैंक ने एमओयू साइन किया है इंडियन नेवी के साथ, और किस चीज़ के लिए? पावर सैल्यूट एक इनिशिएटिव शुरू करने के उद्देश्य से यहाँ पर एक भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो बैंक का नाम क्या है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक जो है वो इसका क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो प्रोवाइड किया जाएगा एक्सिस बैंक के थ्रू, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर जितने भी इंडियन नेवी में चाहे वो कोई भी रैंक से हो, जो वेटरन्स हैं जो कैडेट्स हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करे जाएंगे। इन बेनिफिट में इंक्लूड होगा देखो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अप जो कि 56 लाख रुपीस तक का होगा, और इसमें इंक्लूड होगा 0 प्रोसेसिंग फ़ी, और इसमें 12 EMI वेवर्स और होम लोन्स पर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे। बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे बोलेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की अनाउंसमेंट हो गई है। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये जो अवार्ड है उनको फेलिसिटेट किया जाएगा 13 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बहुत ज़्यादा, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, आप सभी को पता है कि इनका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर हो गया है। यहाँ पर किस किस को दिए जाएंगे, नेम की अनाउंसमेंट यहाँ पर हो गई है, तो आपको सारे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि एथलेटिक्स की कैटेगरी में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? नीरज चोपड़ा। या ऐसे पूछ लेंगे कि कौन से वो हॉकी प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, तो आपको कैटेगरी वाइज भी ध्यान रखना है, आपको उनका स्पोर्ट्स भी ध्यान रखना है। रवि कुमार रेसलिंग, लवलीना बोरगोहे बॉक्सिंग, श्रीजेश PR हॉकी, अवनी लेखारा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवार पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी।
तो ये सारे तो वो है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट अर्जुन अवार्ड भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये सारे इजीली पढ़ सकते हो, पीडीएफ फाइल में सब अवेलेबल रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो देखिए द्रोणाचार्य भी अवार्ड दिए जाते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं। आगे देखो, पवन कपूर को अपॉइंट किया गया है नया एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कहाँ पे? रशिया में। सो ध्यान रखिएगा, रशिया में जो भारत के नए राजदूत बने हैं वो पवन कपूर बने हैं, और इन्होंने सक्सीड किया है DB वेंकटेश वर्मा को, ठीक है। ये IFS ऑफिसर है 1990 बैच के, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो संजय सुधीर हैं, जो अभी तक देखिए इंडिया के हाई कमिश्नर थे मालदीव्स में, उनको नेक्स्ट इनवॉय अपॉइंट किया गया है ऑफ न्यू दिल्ली, कहाँ पे? टू अबू धाबी में। तो इनका नाम भी आप साथ ही साथ में ध्यान रखो। इसके बाद है दिनेश के पटनायक, इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कहाँ पे? स्पेन में। सो सिंपली ध्यान रखो, स्पेन में जो भारत के अगले राजदूत बनी है वो है दिनेश के पटनायक, जो कि 1990 बैच के IFS ऑफिसर है, कहाँ से? उड़ीसा से, ठीक है। आगे है देखो, यस बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है शरद शर्मा को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यस बैंक ने शरद शर्मा को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। तो सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है। अभी देखो हाल फिलहाल में बैंक अपॉइंटमेंट से बात करते हैं तो दो और बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं, उस पद पर अपॉइंट किया गया है बलदेव प्रकाश को। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अनाउंसमेंट करी है सुभाष C खुंटिया की कि उनको ऐसा बैंक्स पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। तो ये दो एक्स्ट्रा आप लोग ध्यान रखो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए, जॉन लांग वाइंडरर ऑफ हिंदुस्तान स्लेंडरर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी। ये जो बुक है, इस बुक के ऑथर कौन है? अमित रंजन, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं और लॉयर हैं जो कि सेटल हो गए थे इंडिया में आके 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बुक का नेम है। और अगर बात करते हैं ऑथर, जिनका नेम है अमित रंजन। हाल फिलहाल की अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट देखिए कौन सी है। पेंडोमियन द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ये बुक लिखी है T बंदोपाध्याय ने। नाइट ऑफ द रेडलेस स्पिरिट, ये शरबजीत सिंह ने लिखी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग लिखी है शशि थरूर ने। वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो बुक है वो लिखी है रोमिला थापर। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखी शेफ विकास खन्ना। और अमेजिंग अयोध्या जो बुक है वो लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा, ठीक है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। सो परसों की क्लास के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला देखिए है COP26 क्लाइमेट चेंज समिट। ये समिट को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो आंसर है ग्लासगो। किसने डेयरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ लॉन्च किया एक प्रोग्राम टाइटल्ड है जिसका एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस। तो यहाँ पे बताना है कौन से शहर में इसे लॉन्च किया है। तो आंसर है वाराणसी। इंदिरा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है अगर बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन मध्य प्रदेश ने ऑब्जर्व किया है अपना फाउंडेशन डे? 1 नवंबर को। कश्मीर ने अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर को स्टार्ट किया है कौन से लेक पर? तो लेक का नाम है डल लेक। मुल्ला पेरियार डैम जो कि केरला में लोकेटेड है, अब इस पे कंट्रोल कौन से स्टेट का रहेगा? तमिलनाडु का। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने मिशन क्लीन टू कर्ब इलीगल सैंड माइनिंग एंड लिक्विड ट्रेड को यहाँ पर क्या किया है? लॉन्च किया है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेट की, पंजाब देखिए इज द करेक्ट आंसर। IRCTC ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि रेलवेज में जो फ्रॉड्स होते हैं उनको कम किया जा सके? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्रू कॉलर। तो ये थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ लॉन्च करने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड वीर? तो यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड कंपनी की, तो NPCI वो कंपनी का नाम है। इसके बाद है प्रेस्टिजियस एथुआसन पुरस्कारम 2021 के लिए किसे चुना गया है? सो आंसर है P वैशाला। नेक्स्ट है हाल फिलहाल में किसे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? तो आंसर हो जाएगा रामलिंगम सुधाकर। इसके बाद है फिकी के डायरेक्टर जनरल पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो अरुण चावला को अपॉइंट
किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आप लोगों से होमवर्क क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहली बार पैरालंपिक गेम 2023 में जो अफ्रीकन पैरालंपिक्स होंगे इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो घाना इसे होस्ट करेगी। सेकंड था नज़मा बोदेन, ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की। सो आनंद मगर एंड अभिषेक सिंह, बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया है। आज लोग के क्वेश्चन हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इस पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शंस भी आपके सामने है, तो बहुत इजी है बताना। सेकंड है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नए खेल सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये थे आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि जितने क्वेश्चंस आपको बताए गए वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।